हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन यूपी बोर्ड 2023 का सेट नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट नंबर 1। तो हम वही क्वेश्चन करेंगे यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। और जितने भी सिलेबस से हमारे क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम रिमूव कर देंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है पहला का ग। तो यहाँ पे लिखा है कि साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र होता है। ये क्वेश्चन हमें याद रखना पड़ेगा कि साधारण ताप पर जो सल्फर का अणु सूत्र होता है उसका फार्मूला S8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस कौन सी है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है जिसका हमको फार्मूला पता होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने का रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन होता है चिप्स के अंदर जो पैकेट में भरी गैस होती है उसके अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, मतलब अक्रिय वातावरण क्रिएट करता है, जिससे खाद्य पैकेट में जो सामान भरा हुआ है वह खराब होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। विशिष्ट चालकता न देख के उसको मोलर चालकता का मात्रक पूछना चाहिए, क्योंकि इस ऑप्शन में कोई भी विशिष्ट चालकता का मात्रक नहीं, क्योंकि विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मोलर चालकता का मात्रक जो है क्वेश्चन नंबर 1 का अंग का ये पहला हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि इसका फार्मूला होता है लेमडा m इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन सी, जहाँ पे हम सी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है इनमें से। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ वही होते हैं जो जल में डालने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl को जब हम जल में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब यह वैद्युत अपघट्य है। दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 होता है इसका फार्मूला। तो इसको अगर हम जल में डालेंगे तो ये अमोनियम में ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रेट में ब्रेक हो जाएगा। अगला है यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसको जल में डालने पर यह वियोजित नहीं होता है, और जो जल में डालने पर वियोजित ना हो उसी को हम लोग कहते हैं कि वह विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अगला सवाल हमारे पास है कि प्रतिपरासरण क्या होता है, इसको अर्थ सहित समझाना है। प्रतिपरासरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस को हम शॉर्टकट में आरओ कहते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। सपोज दैट हमारे पास एक कोई पात्र है और इसमें बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इधर की तरफ हम लोग भर देते हैं विलायक और उसके दूसरे साइड भरा जाता है विलयन। तो कहा जाता है कि विलायक के अणुओं का या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। अर्धपारगम झिल्ली से होकर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अर्धपारगम झिल्ली इसमें रिक्वायर होती है। लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, विलयन के अणुओं का, मतलब विलयन में जो अधिक सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता के अणुओं का कम सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन करना ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, जिसे हम प्रतिपरासरण कहते हैं। तो इसमें प्रतिपरासरण में जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है, और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करती है। जैसे जो समुद्री पानी जल होता है उसे साफ करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो इसका डिफिनेशन जब देखेंगे हम तो इसे लिख सकते हैं हम। तो इसे लिखेंगे कि विलायक एवं विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक ताप लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना ही प्रतिपरासरण कहलाता है। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली की रिक्वायरमेंट होगी, और जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं, और जो परासरण होता है
उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का अणुओं का गमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम लिखना है। तो नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 के साथ रिएक्शन, और इसमें जब हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो HNO3 को लिख सकते हैं NO2 पे प्लस और OH पे माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जिसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है नाइट्रो। तो अगर बेंजल्डिहाइड में अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो हमको पता है कि बेंजल्डिहाइड जो होता है पैरा डायरेक्टिंग सॉरी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जब हम HNO3 का रिएक्शन कराएंगे इनके साथ तो इलेक्ट्रोफाइल जाके उसके मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CHO और यहाँ पे इसके NO2 ग्रुप हो जाएगा। तो इसका नाम बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अगला है कि एक डाइसेकेराइड का नाम लिखना है और उसका अणु सूत्र भी बताना है। तो डाइसेकेराइड वही होते हैं जो जल अपघटन पे, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पे दो अणु देते हैं। तो सबसे अच्छा डाइसेकेराइड हमारे पास है सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। अगर हम इनका जल अपघटन कराएं तो ये दो अणु देंगे, और हमको पता है कि C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो हमको सिर्फ लिखना था एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रुक्टोज बनेगा। तो हमें डाइसेकेराइड का नाम लिखना है, तो इस डाइसेकेराइड का नाम लिख सकते हैं सुक्रोज, और उसका अणु सूत्र है तो अणु सूत्र C12H22O11। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि उप सहसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे, तो उससे पहले देख लेते हैं तीसरा का ख, जो हमसे पूछा है कि NiCN4 पे 2- में निकिल पर संकरण बताना है। तो संकरण निकालने से पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले सबसे पहले NiCN4 और उसके ऊपर 2 माइनस है। तो यहाँ से जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो निकिल पे 2 प्लस निकल के आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला तो सेंट्रल मेटल का, और यहाँ पे इसका एक CN पे -1 तो 4 CN पे -4 बराबर का -2 हो जाएगा। और जब यहाँ पे निकालेंगे तो x बराबर +2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे जब सबसे पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसके बाद निकिल प्लस का। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d8। हमको चाहिए निकिल डबल प्लस का, तो यहाँ से आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 3d8। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 3d8 का। तो यहाँ पे हमको पता है कि डी के बाहरी को उसमें 5 डी में 5 कक्षक बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे यस वाला है, ये खाली रहेगा, तो यस है तो हम 4p भी लिख सकते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये 4s है, ये 4p है, और ये वाला 3d है। 3d में भरने हमको 8, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 और ये 8 हो गया। ये हो गया हमारे पास निकिल 2+ का कक्षक। अब हमको चाहिए कि Cn पे 4 है, तो हमको पता है कि Cn एक हमें लिखना पड़ेगा कि Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको उठा के वो पेयर करा देता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा खाली हो जाएगा तो हमारे पास 4 Cn है, तो 4 Cn एक एक कक्षक में हम लोग भर देंगे। तो जब यहाँ पे भरेंगे तो ये पहला Cn इसमें आएगा, दूसरा Cn इसमें जाएगा, और हमारे पास आगे भी है क्योंकि हम 4p0 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि यहाँ 4s मुख्य क्वांटम संख्या है, तो 4p आ सकता है।
तो यहाँ पे भी सी एन आ सकता है और यहाँ पे भी सी एन आ सकता है। अब हम लोग कितने यूज किए, ये वाला पहला डी कक्षक है, ये वाला हमारे पास यस है और ये वाला पी है, तो इसका संकरण आ गया DsP2 संकरण। तो हमें संकरण ही बताना था, तो इसका संकरण DsP2 आएगा। तो पिछले क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं कि द्विक लवण मतलब जिसे डबल सॉल्ट कहते हैं और उप सहसंयोजक यौगिक में क्या अंतर होता है। तो डबल सॉल्ट होता है वही कि द्विक लवण तथा उप सहसंयोजक यौगिक दोनों ही आणविक या योगात्मक यौगिक होते हैं तथा दो या दो से अधिक लवणों के सरल अनुपात से मिलकर बने होते हैं। तो उप सहसंयोजक यौगिक वो होता है जो आणविक यौगिक तो है लेकिन जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है, जैसे ये हमारे पास हो गया K4FeCN6, ये हमारे पास इसको कहते हैं हम उप सहसंयोजक यौगिक। द्विक लवण क्या होते हैं जिसको डबल सॉल्ट कहते हैं, ये वे यौगिक होते हैं या आणविक यौगिक होते हैं जो कि ठोस अवस्था में रहते हैं परंतु जल में घुलने पर यह अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं तथा यह इस प्रकार अपनी पहचान खो देते हैं। तो अपनी पहचान खो देने वाले लिख सकते हैं, ये फिटकरी हो सकता है या मोहर लवण हो सकता है। तो फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये फिटकरी का फार्मूला जिसे हम पोटाश एलम के नाम से जानते हैं। मोहर लवण का फार्मूला हो सकता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये मोहर लवण का फार्मूला जिसे हम फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोहर लवण और फिटकरी ये दोनों डबल सॉल्ट होते हैं, पानी में घोलने पर यह अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि उप सहसंयोजक यौगिक जो होता है पानी में घुलने पर अपनी पहचान नहीं खोता, जैसे K+ में ब्रेक होता है और FeCN6 जो है उसके ऊपर ये 4- आ जाएगा, ये अपनी पहचान नहीं खोता जबकि द्विक लवण अपनी पहचान खो देता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है A से P, तो वह समय जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग कहते हैं अर्धायु। अर्धायु को डिनोट करते हैं हम लोग T½ से या T50% से इसको डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है T½ बराबर 0.693/K, ये T½ का फार्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन है कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो K4FeCN6, तो हमको निकालना है इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो हमको पता है कि K का होता है प्लस का 1 क्योंकि ये एक्टिव मेटल है, इसे हम लोग क्षार धातु कहते हैं। तो इसका 1 का 1 हो गया तो 4 का 4 हो गया, प्लस Fe का हम लोग मान लेते हैं x और Cn का 1 Cn पे -1 होता है तो 6 Cn का -6 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। अगला पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बस जितने लिगैंड हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि लिगैंड किस टाइप का है। तो हमको पता है कि Cn एक मोनोडेंटेड लिगैंड है जिसको हम लोग एक दंती कहते हैं, मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड लिगैंड है तो 6 है, तो 6 Cn मिलके 6 बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो जाएगा 6। सपोज दैट हमारे पास अगर ये क्वेश्चन था COEn का थ्राइस और उसके ऊपर 3+ होता, तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो ईएन को कहते हैं एथिलीन 1,2-डाइएमीन, यह एक बाइडेंटेड लिगैंड है। बाइडेंटेड लिगैंड का मतलब होता है कि एक लिगैंड एक बार में 2 बंध बनाएगा। तो अभी हमारे पास फिलहाल 3 लिगैंड है तो ये मिलके 6 बंध बनाएंगे, तो जितने बंध बनाते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जैसे एक क्वेश्चन और होता कि एल्युमिनियम यहाँ पे OH है और इसके बाहर 6 और ऊपर 3- है, तो OH जो है इसको हाइड्रोक्सो कहते हैं। ये हमारे पास ये भी मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो मोनोडेंटेड लिगैंड एक बार में एक बंध बनाएगा, तो 6 मोनोडेंटेड लिगैंड है 6 बंध बनाएंगे। तो इसमें भी जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे भी
6 ही आएगा। अगला सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट के पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इसे हम मान लेंगे कि ए से पी कोई रिएक्शन है। तो सबसे पहले माना जाएगा कि पूरे वो 100% थे। तो मान लेंगे सबसे पहले कि ये पूरा ये 100% था तो ये 0। तो कितने मिनट बाद, लगभग 100 मिनट बाद ये घट के मतलब 99% वियोजित हो गया। इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। इसको हम लोग मान लेते हैं छोटा ए, और इसको हम लोग कहते हैं पूरा, इसको x मान लेते हैं। तो शेष सांद्रता जो बची a माइनस एक्स, वो हमारे पास 1 है, क्योंकि 100 में से 99 गया 1। हमको फार्मूला पता है 100 मिनट बाद। फार्मूला हम जानते हैं कि k बराबर होता है 2.303 बटे टी और log a बटे a माइनस एक्स। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी हो गया ये 100, ये log a का मान होगा 100 और इसका मान 1। तो k बराबर 2.303 बटा के 100, और यहाँ पे log 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 100, और log 10 के पावर 2 को लिख सकते हैं 2, और log 10 का मान हो जाएगा कि इससे कट गया 50 बार में। k बराबर हो जाएगा 2.303 बटा 50। इसका सॉल्यूशन कर लिया, जितना भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि चालकत्व निम्न में अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक चालकत्व है हमारे पास और एक सेल नियतांक है। तो वही चालकता, किसी भी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी चालकत्व को डिनोट करते हैं C से। इसका फार्मूला हो जाएगा C इक्वल 1/r, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। और सेल नियतांक, तो सेल नियतांक सबसे पहले जानने के लिए हमको चालकता सेल के बारे में पता होना चाहिए। तो सेल नियतांक को जानने से पहले सपोज दैट हमारे पास एक सेल है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो हमको पता है किसी भी बैटरी में इसको बदला नहीं जा सकता, सॉल्यूशन बदल सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं उसका टर्मिनल। तो लिख सकते हैं किसी भी चालक सेल के इलेक्ट्रोड की लंबाई और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल नियतांक कहते हैं। इसको हम जी स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो जी स्टार का फार्मूला हो जाएगा L/A हो जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं कि चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो मध्य की दूरी हम लोग मान लेते हैं L और उनके काट का क्षेत्रफल L/A। जैसे हम एक फार्मूला पढ़े थे क्लास 10th में कि R प्रोपोर्शनल टू होता है L और R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A, और यहीं से R प्रोपोर्शनल टू आता है निकल के L/A, और फिर बराबर का साइन लगाते हैं तो रो इंटू L/A। यही L/A हमारा सेल स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया ब्रैकेट में इसका अणु भार दे रखा है 60 के 5% W/V के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूला पता है कि PV बराबर होता है W/m(ST). यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण से बिल्कुल जिसका मैच करता है। तो P का मान हमसे पूछा हुआ है, V का मान W/V दिया हुआ है, इसका मतलब उसका मान 100 ml दिया हुआ है, और उसके बाद जो 5% है वो W/V है, तो 5% ही 5 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये W का मान है। फिर उसके बाद ये V का मान है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 का डिवाइड करके, तो इसका मान आ जाएगा 1/10 लीटर। उसके बाद दिया हुआ है R, तो R ही S होता है 0.0821। फिर उसके बाद यूरिया का अणु भार दे रखा है 60। तो फार्मूला पता है PV बराबर ST
W/m/ST, और टी का मान हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो पी का मान हमसे पूछा है, भी का मान 1/10 दिया है, और डब्ल्यू का मान दिया है 5, इसका मान 60, इसका मान दिया है 0.082 और इसका मान 300। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे तो P बराबर हो जाएगा, ये ऊपर का 25 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो ये 250, और इसी के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.0821, इसको गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक एटीएम आएगा। अगला है कि डी ब्लॉक तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 5वां का ख वाला जो क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। तो फिनॉल का जो फार्मूला होता है, रिंग के ऊपर OH होता है यहाँ पे, और जो एथेनॉल का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने का मतलब है कि जितना अच्छा H+ त्याग के स्टेबल हो जाए। तो यहाँ से H+ त्यागता है तो ये O पे माइनस यहाँ पे, और यहाँ से H+ त्यागता है तो ये वाला फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये वाला एथॉक्साइड आयन बनाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो हमको पता है कि ये जो माइनस है, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे यह रिजोनेंस कर लेता है। रिजोनेंस का मतलब अनुनाद, अनुनाद में जाने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल हो जाता है। तो O पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये यहाँ पे ब्रेक करके चलाता है, इसी तरह ये रिजोनेंस करके ये स्टेबल है। जबकि C2H5O- पे कोई भी अनुनाद नहीं होता है। अनुनाद न होने के कारण ही यह उदासीन नेचर दिखाता है, मतलब न्यूट्रल, और फिनॉक्साइड अम्लीय नेचर इसलिए दिखाता है, एसिडिक नेचर, क्योंकि यह फिनॉक्साइड आयन रिजोनेंस शो करता है। अब आगे चल देख लेते हैं कि डी ब्लॉक के 4 विशेषता क्या होते हैं, लिखेंगे कैसे। तो इसके हम टॉपिक बता देते हैं कि इसको लिखना कैसे है, क्या क्या लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख पाते हैं डिटेल में तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसका डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। तो जो 4 विशेषता है तो इसको लिख सकते हैं। पहली विशेषता कि यह अनुचुंबकीय गुण इनके अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं ये। दूसरा लिख सकते हैं कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। तीसरा हो सकता है इसमें कि यह उत्प्रेरकी गुण भी दिखाते हैं। और चौथा हो जाएगा कि यह संकुल आयन बनाते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या 4 लिख सकते हैं इनके बारे में, लिख लीजिएगा, अगर ना हो तो बता दीजिएगा। अगला सवाल है कि हमें IPSC नाम लिखना है। ये क्लास 11th में बताया जाता है कि हमारे पास फार्मूला एक है CH3, फिर उसके बाद है CH2O, और यहाँ पे भी CH2, CH2 और CH3। तो इसका हमें IPSC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये ईथर ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये चेन में चला गया, और जो चेन में नहीं जाता उसके साथ ऑक्सीजन चला जाता है। तो इसका हम नाम लिखेंगे, तो 2 कार्बन की चेन इधर बच गई, 2 कार्बन की चेन को हम लोग कहते हैं एथ, एथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन को कहते हैं नॉर्मली एल्केन के जैसा बोलेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.2 m यूरिया तथा 0.1 m, तो m का मतलब होता है यहाँ पे मोलैरिटी से मतलब है। तो यूरिया 0.1 m NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा, और कारण स्पष्ट करना है। तो अभी अगर हम शुरू में देखे होंगे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि यूरिया और NaCl में जो NaCl है वो विद्युत अपघट्य है, इनको ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, और जबकि यूरिया NH2CO NH2 जो इसका फार्मूला होता है ये ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर मैटर करता है। तो एक फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है ICST,
तो आई जो होता है वन हाफ फैक्टर होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके दो आयन ब्रेक हो रहे हैं। तो सपोज दैट हमारे पास अगर ये सॉल्व करने पे मान लीजिए कि हमारे पास 50 एटीएम आता, ये एक NaCl के लिए मान लेते हैं, एक यूरिया के लिए, दोनों के लिए 50 है, इसके लिए भी 50 और इसके लिए भी 50 एटीएम है। अभी हमने आई का मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अगर हम यहाँ से NaCl का देखें, तो NaCl को जब ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें दो आयन आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वन हाफ फैक्टर आई का मान 2 है, जबकि इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा ही नहीं, तो आई का मान यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 का 50 ही रहेगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि 0.1 NaCl बिलियन में NaCl का पराशर दाब अधिक होगा, क्योंकि इसका वन हाफ गुणांक जो आई है 2 है, जबकि यूरिया का वन हाफ गुणांक 1 ही है। बहुत तरीके से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि NaCl का पराशर दाब अधिक होगा क्योंकि आई बराबर 2, यूरिया का पराशर दाब कम होगा क्योंकि इसके लिए आई बराबर 1 है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनामीन मतलब एथिलेमीन ही कहते हैं, निम्नलिखित से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और मतलब समीकरण बताना है। पहला है, तो एथेनामीन का रिएक्शन कराना है सोडियम नाइट्राइट के साथ और HCl के साथ। तो एथेनामीन का फार्मूला होता है C2H5NH2, और इनका क्रिया कराना है NaNO2 के साथ और प्लस HCl के साथ। तो सबसे पहले ये बना लेता है, हमको पता होना चाहिए रिएक्शन के बारे में कि सबसे पहले ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है N2 प्लस और Cl माइनस, और इनका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O के साथ रिएक्शन जब कराया जाता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और यहाँ से HCl भी रिलीज हो जाता है, और बचता है हमारे पास C2H5OH, और यहाँ पे बन गया हमारे पास एथिल एल्कोहल। दूसरा है कि हिंसबर्ग। तो हिंसबर्ग रिएक्शन कराने से पहले हमको हिंसबर्ग अभिकर्मक पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम है C6H5SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बनेगा C6H5, यहाँ पे S ऊपर डबल बॉन्ड में हो, इधर भी डबल बॉन्ड में हो, और Cl। हमको पता है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, और एथिलेमीन की क्रिया करना है तो C2H5NH2, और हमको पता है कि N के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये इनको डोनेट कर देगा S को, तो बना लेगा यहाँ पे, इधर से आके अगर अटैच होगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये C6H5 इधर आ जाएगा, और इधर से ये आके अटैच होगा, उधर से Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा N, और इधर के साइड H और इधर की भी साइड H, क्योंकि अपना इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका हम रिएक्शन कराएंगे। अगर यहाँ पे छोड़ देना है तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो हमको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है कि कौन सा कितना डिग्री एमीन है। अगर हम इनकी क्रिया NaOH के साथ अभी करा दें तो ये इसके साथ सॉल्ट बना लेगा NaOH। ये क्या करेगा, ये H से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पे OH माइनस निकल जाएगा, Na प्लस, और Na प्लस बाहर चला जाएगा, यहाँ से H2O बना लेगा, और यहाँ पे H के जगह पे ये आ जाएगा और सॉल्ट बना लेगा। हमको पता है कि सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो आप चाहे तो यहाँ तक रिएक्शन करा के छोड़ सकते हैं। यही हमारा हिंसबर्ग रिएक्शन है, मतलब ये फाइनल यहाँ पे हो चुका है। इसको हम अगले सेट में डिटेल में बताएंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री परीक्षण के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कैसे किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एथिल एमीन जो है कि 1 डिग्री एमीन है, तो 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करता है, और अगर उसकी हम क्षार के साथ रिएक्शन कराएं तो वो सॉल्ट बना लेता है, और सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है। यही टेस्टिंग हिंसबर्ग में बताई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाना है और IPSC नाम भी लिखना है, और पूछा है कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज को हम एल्डोज के नाम से भी जानते हैं।
तो इसका संरचना सूत्र होगा CHO, और यहाँ पे इधर होता है H, इधर लिख देंगे OH, और यहाँ पे भी लिख देंगे। तो हम डिपेंड करता है कि H किस साइड बना रहे हैं, अल्फा बना रहे हैं कि बीटा बना रहे हैं। अगर हम अल्फा बनाएंगे तो ये इस साइड रहेगा, तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, हम लोग बनाते हैं अल्फा, तो OH हो जाएगा हमारा इस साइड। तो यहाँ पे CHO, और यहाँ पे CHOH, और इधर भी CH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे COH, इधर H, यहाँ भी COH, और इधर H, और नीचे आता है CH2OH। तो आइए पहचानते हैं कि कैसे पहचाना जाता है कि डी ग्लूकोज है। तो ये जो मेन ग्रुप है, इससे सबसे दूर वाला स्टार कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन के नाम से भी जानते हैं। कायरल कार्बन वही होता है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, ABCD, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग हो। तो हमारे पास स्टार कार्बन, ये वाला भी कार्बन स्टार कार्बन है, ये वाला भी मतलब असममित भी इसको कहते हैं, ये स्टार कार्बन है, ये स्टार कार्बन है। तो सबसे दूर वाला ये है। तो सबसे दूर वाले के अगर राइट साइड में OH है तो इसको हम लोग कहेंगे डी ग्लूकोज। अगर यही OH को अगर हम इस साइड लगा देंगे तो इसको कहेंगे हम एल ग्लूकोज। अब रही बात इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब इस साइड है। तो कितने कितने नंबर पे हैं? 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है और 6 पे भी है। 5 बार है तो पेंटा, इसको लिखते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, हेक्सेन में अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा हेक्सेनल। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ। अगला हमसे पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में एल्डिहाइड समूह होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक रिएक्शन करना पड़ेगा CHO। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHOH के बाहर यहाँ 4 बार था, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2OH यहाँ पे। तो हमको पता करना है कि ये CHO होता है, तो हम इसका अभिक्रिया करा देते हैं टॉलिन अभिकर्मक से। तो टॉलिन अभिकर्मक से कराएंगे तो CHO पता है कन्वर्ट हो जाएगा इसमें COOH में, और यहाँ पे CHOH तो था, बाकी नीचे का एज इट इज रखेंगे, CH2OH प्लस यहाँ पे 2Ag हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। तो बस हम इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं कि हाँ ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पहला है कि प्रोटीन के विकृतीकरण, दूसरा है कि ज्विटर आयन क्या होता है, और तीसरा प्रोटीन का उपयोग। तीनों एक ही चैप्टर से और तीनों लगभग एक ही जैसे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर से बताएंगे कैसे लिखना है। तो प्रोटीन क्या होता है, हमको पता है कि प्रोटीन बहुत जटिल होती है। इनको अगर हम गर्म जल में या किसी सांद्र अम्ल में या सांद्र क्षार में डालते हैं तो ये प्रोटीन मतलब जो उलझी हुई थी एकदम सीधी हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव प्रोटीन, और ये वाला जो प्रोटीन है ये डीएक्टिव प्रोटीन है। यही प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। दूसरा ज्विटर आयन है और तीसरा है प्रोटीन का उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग ज्विटर आयन देख लेते हैं क्या होता है। तो ज्विटर आयन को लिखेंगे कैसे और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ऊपर H, नीचे यहाँ पे NH2, किधर भी साइड NH2 बना सकते हैं, और ये इसमें COOH होता है। तो ये क्या करता है कि जली विलयन में हमको पता है कि NH2 के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और यहाँ ये जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। जब हम इनको जली विलयन में डालते हैं तो ये क्या करता है कि इनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, R, यहाँ पे C, ऊपर H, ये वहाँ से एक H एक्सेप्ट करके NH3 पे प्लस और COOH पे माइनस है। ये इंटर कन्वर्टिबल होता है, मतलब अगर इससे ये बन सकता है तो इससे भी ये बन सकता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। अगला है कि प्रोटीन का उपयोग। तो आइए देखते हैं कि लिखेंगे कैसे सबको। तो यह प्रोटीन का विकृतीकरण का डिफिनेशन है कि वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। या लिख सकते हैं यहाँ से कि प्रोटीन को जलीय विलयन में गर्म करने पे या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार में डालने पर यह अवक्षेपित हो जाता है। इस अवस्था में इसे विकृत प्रोटीन कहते हैं। तो जैसे हम अगर अंडा बॉयल करते हैं तो जो अंडा होता है उसके अंदर का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है और येलो कलर का पार्ट, वो उबालने के बाद उसमें जम जाता है, मतलब अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित का मतलब होता है अस्कंदन या जम जाना। तो उसमें क्या होता है कि भौतिक गुण के साथ साथ, मतलब भौतिक गुण उसका पहले लिक्विड था, बाद में वो सॉलिड बन गया। दूसरा जैविक गुण था कि पहले उसमें से जैविक गुण मतलब एक चूजा बाहर आ सकता था, लेकिन उबालने के बाद उसमें सारे जैविक गुण समाप्त हो जाते हैं। तो प्रोटीन का विकृतीकरण यही होता है कि जो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है उसके भौतिक गुण के साथ उसके रासायनिक गुण भी या जैविक गुण भी समाप्त हो जाते हैं। अगला है कि प्रोटीन के कार्य और महत्व, जो तीसरे का है, लिख सकते हैं कि यह शरीर की वृद्धि करता है, यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। जब हड्डियां टूट फूट जाती हैं तो नई बना देता है। यह एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण करता है। तो याद रखिएगा, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के जैसा काम करता है। अगला है कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और अगला है कि यह एंटीबॉडी मतलब जिसे प्रतिजैविक के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। यह इसका क्वेश्चन नंबर जो उसमें थर्ड था, ये उसका सलूशन है। इसका लिख सकते हैं ज्विटर आयन का कि एमिनो अम्ल में एमिनो समूह जो होता है NH2, ये वाला क्षारीय तथा कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति का होता है। जलीय विलयन में एमिनो अम्ल का एमिनो समूह प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनियम आयन NH3 पे प्लस तथा कार्बोक्सिलिक समूह H प्लस त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। अतः जलीय विलयन में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह आयनित अवस्था में रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। तो लिख सकते हैं यही है हमारा एमिनो एसिड। ये क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन ग्रहण करके कुछ ऐसा बना लेता, RC ऊपर H नीचे NH3 पे प्लस और यहाँ पे C पे माइनस आ जाता है। अगला सवाल है कि एसीटल्डिहाइड का IPSC नाम लिखिए। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटल्डिहाइड का जो IPSC नाम होता है वो एथेनॉल होता है। इसका फार्मूला होता है CH3CHO। तो हमें आगे लिखना है इसमें कि NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराना है, NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, और NH2NH2 मतलब जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं उसके साथ रिएक्शन कराना है, और चौथा है कि HCN के साथ रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहला वाला हम देखेंगे कि CH3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे CHO, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaHSO3 के साथ। तो ये क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद कुछ ये कंपाउंड एडिशनल कंपाउंड बनाता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे नीचे आ जाता है SO3 Na। इसका नाम है एसीटल्डिहाइड बाइसल्फाइड यौगिक। दूसरा वाला है कि दूसरा वाला आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। अगर हम CH3CHO का रिएक्शन कराएं NaOH के साथ तो ध्यान से देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि NaOH की उपस्थिति में CH3CHO के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं CH3CHO। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काफी टफ लगेगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे CHO लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो जाता है और ये वाला CH2 इनके साथ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर प्लस आएगा, इनके ऊपर माइनस, और यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर माइनस आएगा और इनके ऊपर प्लस। तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, ऊपर आ गया OH, और यहाँ पे CH तो था पहले, सामने से CH2 और CHO जुड़ गया। ये हमारा रिएक्शन बनेगा
और याद रखिएगा CH3CHO जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू जुड़ता है। एल्डोल कंडेंसेशन में CH3CHO के 2 मालिक्यूल और वही एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और अल्फा हाइड्रोजन ये होता है कि CH3CHO ये जो है इस ग्रुप से पहला जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इनका नाम अगर लिखेंगे 1 2 3 4, ये 3 नंबर पे, या ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या नाम लिखेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि CHO मेन ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन की चेन है तो इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनल। अगला सवाल है कि CH3CHO जो है उसका रिएक्शन कराना हमको एल्डिहाइड के साथ, सॉरी उसके साथ हाइड्राजीन के साथ कराना है। तो CH3CHO, तो CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं और हाइड्राजीन का NH2 और यहाँ पे NNH2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करता है वो H2O बाहर निकाल देता है और बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। इसको हम लोग शिफ अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि HCN के साथ कराना है, तो HCN के साथ कराएगा तो पता होना चाहिए कि CH3 यहाँ पे C यहाँ पे H और HCN को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस और CN पे माइनस, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, H जाएगा O के पास, CN जाएगा C के पास, तो बन जाएगा CH3, यहाँ पे C ऊपर OH, यहाँ पे H और नीचे CN। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन या एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगला सवाल है कि क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? मतलब क्लोरोबेंजीन का Cl आप इजीली नहीं ब्रेक कर सकते जबकि क्लोरोएथेन का Cl इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है। और उसी में पूछा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन की Cl2 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ होने वाले विक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का और यहाँ पे है C2H5Cl। तो इसका रीजन बस ये है कि हमको पता है कि Cl पे लोन पेयर होते हैं। अब ये क्या करता है कि लोन पेयर ये जो बेंजीन है इसके साथ ये बीच में आंशिक द्विबंध आ जाता है। आंशिक द्विबंध का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड को तोड़ना ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए हम इस Cl को ब्रेक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये रिजोनेंस के थ्रू कार्बन बेंजीन का जो कार्बन परमाणु है Cl के साथ पार्शियल आंशिक रूप से द्विबंध बना लेता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए क्लोरोएथेन का जो क्लोरीन परमाणु है क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन परमाणु से अधिक क्रियाशील होता है क्लोरोएथेन वाला। अगला है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराना है तो हमको पता है कि जो Cl होते हैं मतलब जितने भी हेलोजन होते हैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इनकी क्रिया अगर Cl2 के साथ कराएंगे और इनका हेलोजन वाहक की उपस्थिति में होता है FeCl3, इसको हेलोजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं। तो इनका रिएक्शन बनेगा, ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं हमेशा। Cl या एक आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो इनका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या और इनका नाम है 1,4 दूसरे वाले का 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा है कि H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे Cl और H2SO4 यहाँ पे सांद्र है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ OH और SO3 पे प्लस और OH पे माइनस। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन देगा तो ये इधर की तरफ अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद Cl और ये भी आर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा तो SO3 या तो यहाँ पे अटैच करा दीजिए या तो SO3 पैरा पोजीशन पे अटैच करा दीजिए। और जब इसका नाम लिखेंगे तो SO3 जो है प्राइमरी ग्रुप है SO3H, यहाँ भी SO3H रहेगा।
तो ये जो है प्राइमरी ग्रुप है जिसको हम लोग सल्फोनिक कहते हैं। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट, 1 और 2। तो इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम है। इसका अगले वाले का नाम हो जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है कि हैलोइरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यही वाला आप लिख सकते हैं जो अभी ऊपर बताए हैं कि Cl वाले का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होता है। तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट वाली बात होती है। और हेलोइरिन पूछा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन हमारे पास दिया हुआ है। हम आपको आगे बता देते हैं कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है। तो इसको ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये ऊपर वाला ही हो जाएगा। आप अपने हिसाब से नाइट्रिकरण भी करा सकते हैं जो अभी पीछे बताया बेंजल्डिहाइड वाला। अगर आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 के साथ तो वहां पे बस NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे, तो बन जाएगा हमारे पास आर्थोनाइट्रो सॉरी आर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या यहाँ पे एक बार जुड़ेगा और एक बार यहाँ पे जुड़ेगा, यही NO2 ग्रुप जुड़ेगा। अगला है हमारे पास कि ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया जानने से पहले हमको ऊर्ज अभिक्रिया याद होना चाहिए कि ऊर्ज क्या होता है। तो ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि RX मतलब हैलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं, मतलब R और R। और एक होता है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया होता है मतलब हैलो एरिन होता है, यहाँ भी एक सोडियम परमाणु और एक और हैलो एरिन, यहाँ पे भी ये क्रिया करता है। तो यहाँ पे AR और AR का मतलब यहाँ पे एरिल है, मतलब यहाँ PH भी कर सकते थे, यहाँ पे बाइफिनिल बनाता है। इन दोनों को अगर मिक्सचर कर दें, मतलब एक हैलो एल्किन ले लें और एक हैलोरिन ले लें, तो बन जाएगा हमारे पास ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे जब हैलो एल्किन की क्रिया सोडियम के साथ हैलोरिन के साथ कराई जाती है सोडियम की उपस्थिति में, यहाँ पे X और यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे XR, तो यहाँ से ये निकल जाता है ये वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे NaX निकल जाएगा, यहाँ पे 2 बार लगाएंगे, यहाँ भी 2 बार हो जाएगा सोडियम। तो यहाँ पे बन जाएगा रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा R। अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाएं तो यहाँ पे ये रिंग हो गया और यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे 2Na और यहाँ पे X की जगह भी Cl रखेंगे और यहाँ पे CH3 रख देंगे। यहाँ से ये निकल जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल, तो निकल जाएगा NaCl और रिंग के ऊपर आ जाएगा CH3 और इसको हम लोग कहते हैं मेथिल बेंजीन, या तो इसका एक और नाम है टालुइन। अगला है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के हमको उपयोग बताना है। तो उपयोग बताने के लिए हम जहाँ जहाँ इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज हो सकता है, वही इसका उपयोग बता सकते हैं क्या क्या बनाने में हो सकता है। तो देखते हैं, कम से कम 4 तो लिखना पड़ेगा। तो पहला लिख सकते हैं हम लोग कि एल्कोहल तैयार करने में होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज, क्योंकि हमने एल्कोहल के निर्माण में पढ़ रखा है। एल्कोहल के निर्माण में कैसे बनाते हैं, सबसे पहला हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, बाकी 2 आप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड और इनका रिएक्शन अगर हम करा दें RMgX के साथ, ये बीच में बॉन्ड है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा R पे माइनस Mg पे प्लस, क्योंकि Mg धातु है। ये फॉर्मल्डिहाइड में O पे माइनस और CHO C पे प्लस, तो यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, Mg जाएगा O के पास, R C के पास, तो बन जाएगा HC, यहाँ पे O, यहाँ पे MgX और नीचे के साइड में R और इधर के साइड में भी H। अब इनका हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस और OH माइनस, ये बॉन्ड जहाँ से ब्रेक अटैच हुआ तो वहीं से फिर से ब्रेक हो जाएगा Mg पे प्लस, तो ये H प्लस जाएगा O माइनस के पास, ये OH माइनस जाएगा MgX के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे C, इधर भी H है, नीचे हमारे पास R है और ऊपर OH है, बन गया अल्कोहल। यहाँ पे Mg, OH और X, ये क्वांटिटी बाहर चली जाएगी। ध्यान से देखेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे,
बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने जो H यूज किया है, यहाँ पे आप अगर CH3 यूज करेंगे तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब OH ये इस कार्बन जुड़ा है तो यहाँ ध्यान देखेंगे 2 कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री बनाने के लिए यहाँ भी आप कर दीजिएगा CH3, यहाँ भी ऑटोमेटिक CH3 आ जाएगा। बाकी सब प्रोसेस सेम हो रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। बस हो गया। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं कि और ग्रिग्नार्ड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो अगला है, हम लोग ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। अगर हम CO2 की क्रिया करा दें RMgX के साथ, तो CO2 का स्ट्रक्चर होता है C, इधर भी डबल बॉन्ड O और इधर भी इसके डबल बॉन्ड O, और इनकी क्रिया RMgX करा दें तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पे C पे प्लस और O पे माइनस, यहाँ R पे माइनस और Mg पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब ब्रेक करेंगे तो इसको ले आके अटैच करा देंगे, तो ये वाला जाएगा माइनस के पास, ये वाला जाएगा प्लस के पास। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है C, ऊपर की साइड जाके जुड़ जाएगा R, और यहाँ पे OMgX। X के पे आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इनका हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल के साथ रिएक्शन। तो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था फिर से वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, इस पे प्लस, फिर से इस पे माइनस, और यहाँ से आ जाएगा H चला जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास R, इधर की साइड O है, उधर से O था बचा हुआ यहाँ पे, ये वाला O के साथ H आ जाएगा तो OH, और यहाँ से निकल गया MgOH और X। ये हमारे पास बन गया, और यही हमें बनाना था, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है कि और क्या बना सकते हैं इससे। हम लोग इससे एल्केन भी तैयार कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करा दें डायरेक्ट जल से तो एल्केन बनाया जा सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं RMgX प्लस H2O लिख सकते हैं HOH। यहाँ से R और यहाँ से H मिल के बना लेगा RH, और यहाँ पे MgOH, और यहाँ पे X अलग हो जाएगा क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए। तो मेन प्रोडक्ट ये है। एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे तो R की जगह पे रख लीजिए CH3, Mg, और X की जगह पे Cl रख लेते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H मिल के बना लेगा CH4, और बाकी नीचे यहाँ पे आ जाएगा MgOH और यहाँ पे Cl। या ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये बन गया मीथेन। तो एल्केन भी हम लोग इससे बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं कि इससे और क्या बना सकते हैं। तो लास्ट है कि साइनाइड भी हम इससे बना सकते हैं। अगर RMgX की क्रिया अगर हम करा दें CnCl से या ClCn से, इसका नाम है साइनोजन क्लोराइड। लिख देते हैं साइनोजन क्लोराइड। तो इससे हम बना सकते हैं साइनाइड। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो इन पे माइनस, इन पे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा R पे माइनस, और यहाँ पे इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो Mg पे प्लस आएगा। तो R प्लस जो है, R माइनस जो है वो Cn प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली C पे प्लस होता है Cn में, तो RCn बन जाएगा, और प्लस MgOH और Cl बन जाएगा। यही है जो साइनाइड है, जिसे हम लोग एल्किल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर कहीं पे भी कोई सॉल्यूशन में मिस्टेक है या गलती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर कि इसका अगला पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।